हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। तो इस धमाकेदार सीरीज में हम सीए फाउंडेशन लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं और ऑलरेडी हमारा रिवीजन चालू हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 का रिवीजन। ओके, और यहीं से हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रिवीजन होता है स्टार्ट। Okay, so unit number 7 is about contract of indemnity and contract of guarantee। ठीक है, so ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल कौन से सेक्शन से दी गई है। so सेक्शन नंबर 124 से सेक्शन नंबर 147 के बीच में इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल्स हमको मिल जाएगी। राइट, ओके, चलो तो हमको क्या पढ़ना है, दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो चलो सबसे पहले जो है हम इंडेमनिटी के बारे में पढ़ लें। इंडेमनिटी क्या होता है, ठीक है, देखो इंडेमनिटी क्या होता है पता है। इंडेमनिटी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है सुशील, ठीक है, एक पर्सन है सुशील और सुशील जो है ना कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है। सुशील जो है कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है बट उसको लगता है कि अगर वो ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको लॉस हो सकता है। उसको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सन आता है, ले लेते हैं सुनील, यहाँ पे आता है सुनील। तो सुनील जो है वो सुशील को बोलता है कि देख भाई, तू कर ना बिजनेस, तू ट्रांजेक्शन कर, तेरे को जो भी लॉस होगा ना वो लॉस मैं बियर करूंगा, ठीक है, तू डर मत, मैं बैठा हूँ, तू ट्रांजेक्शन कर, जो भी लॉस होगा वो लॉस तेरे लिए मैं बियर करूंगा। ठीक है, सो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो क्या बोलता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को लॉस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलो तो जो पर्सन प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर। और जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे एग्जाम्पल में सुशील, सुशील को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड, या फिर हम इसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं। राइट, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, चलो सबसे कॉमन इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है दो पार्टी होती है। ठीक है, एक होता है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर्ड। जहाँ पे ईडी लग गया ना, देखो इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिसको प्रोटेक्शन मिल चुका है तो वो क्या हो जाएगा, इंडेमनीफाइड, वो हो जाएगा इंडेमनीफाइड। और जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, इंश्योरर प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इंडेमनीफायर। जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसके आगे ईआर लगता है और जो प्रोटेक्ट होता है उसके आगे ईडी लगता है। ठीक है, तो ये इंडेमनीफायर है या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, चलो ये तो इंडेमनीफायर ही है और इसको और कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला केस है, मान लो कि एक पर्सन है, यहाँ पे ले लेते हैं ए और दूसरा पर्सन है बी। अब जो है ए जो है इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस जो है पॉलिसी वगैरह देती है। तो अब बी को लग रहा है कि डर कि कहीं मैं बिजनेस चालू करूं और मेरे बिजनेस में कहीं आग लग गई तो मेरे को कितना नुकसान होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भाई एक काम करना, तू पॉलिसी ले ले, तू पॉलिसी ले ले और हम तेरे को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बी जो है क्या करता है, पॉलिसी ले लेता है और वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उस पॉलिसी के बदले में क्या करता है, रेगुलर प्रीमियम देते रहता है उस पॉलिसी का। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दो पार्टीज होती है यहाँ पे, एक तो होता है इंडेमनीफायर जो प्रोटेक्ट करता है और दूसरा होता है इंडेमनीफाइड जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। राइट, चलो तो ये दो पार्टीज तो हमारी कवर हो गई, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो एक चीज है, इंडियन लॉ क्या बोलता है पता है, इंडियन लॉ ये बोलता है कि इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनीफाइड को प्रोटेक्ट करेगा हर लॉस से, वो लॉस जो किसी इंसान की गलती की वजह से हुआ होगा, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हुआ होगा। हो सकता है वो ह्यूमन मिस्टेक जो है कोई
बाहर वाला कोई पर्सन करे, मान लो सी की वजह से, कोई गलती की वजह से लॉस हो गया, या मान लो ए की गलती की वजह से ही लॉस हो गया, किसी की भी गलती की वजह से लॉस होगा, या तो प्रोमिसर की गलती, यहाँ पे प्रोमिसर कौन है, ए, या किसी की भी गलती की वजह से अगर बी को लॉस हो रहा है तो ए बोलता है मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे बी को लॉस हो रहा है नेचुरल रीजंस की वजह से, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। मान लो अचानक से फ्लड आ गया और उसका पूरा का पूरा माल बह गया और उसको लॉस हो गया, ठीक है, और उसने मान लो कि इस टाइप का इंश्योरेंस कराया था कि उसको फ्लड से या ऐसे माल के खराब होने से उसको प्रोटेक्शन मिले। तो मेरे को बताओ, हमारी डेफिनेशन में तो ये नेचुरल रीजंस कवर्ड नहीं है। हमारी डेफिनेशन में क्या कवर्ड था कि जो ह्यूमन रीजंस है उसकी वजह से कुछ लॉस होगा तो जो है इंडेमनीफायर बियर करेगा। लेकिन आपको पता है कि फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में बोलते हैं कि इंडेमनीफायर को किसी भी वजह से लॉस होगा तो उसको इंडेमनीफाइड को किसी भी वजह से लॉस होगा तो उसको इंडेमनीफायर बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस लॉ भी हुआ था गजानन मोरेश्वर वाला। इस केस लॉ में ये बोला गया है कि इसमें कैसे डिसीजन लिए हैं पता है, यहाँ पे ये सोच के डिसीजन लिए हैं कि अगर आपको एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी नुकसान होगा, अगर इंडेमनीफाइड को एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी नुकसान होगा ना, तो इंडेमनीफायर उस नुकसान को क्या करेगा, बियर करेगा और उस नुकसान की भरपाई करेगा। ये है, ठीक है। चलो, सो ये है हमारा ये वाला पॉइंट। द स्कोप ऑफ अबव डेफिनेशन is restricted as it covers only those cases which are caused by the conduct of the promisor or any other person। मतलब इंसान की गलती को ही कवर कर रहा है, लेकिन ये क्या बोलता है, इट डज नॉट कवर द लॉस ओकेशन बाय एक्सीडेंट और एनी अदर एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड या एक्सीडेंट के जो भी केसेस है उसको कवर नहीं करता है। लेकिन एक केस हुआ था गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान। ये केस में क्या डिसाइड हुआ था कि भाई अगर लॉस किसी भी रीजन से हो, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी हो, तो भी जो है वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको जो है लॉस को कवर करके दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे बनाना है। क्या बोल के बनाना है या बिना बोले भी बन सकता है। बोल के बनाना तो कोई डाउट नहीं है, लिख के बनाने में भी कोई डाउट नहीं है, मतलब एक्सप्रेस तरीके से तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या इशारों ही इशारों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। मान लो कि कोई मान लो मेरी सिस्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है और वो डर रही है, तो मैं उसके पीछे पीठ में से थपथपा रही हूँ और इशारा कर रही हूँ कि मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूँ, अगर तेरे को लॉस हुआ तो मैं बियर कर लूंगी उस लॉस को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइड तरीके से इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। एक चीज याद रखना, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें जो स्पेशल प्रोविजंस है वो तो लगेंगे ही, लेकिन जो जनरल प्रोविजंस है सेक्शन 1 से सेक्शन 75 की प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे एक पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। अगर इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस हो गया तो उसके पास क्या राइट्स है, उसके क्या राइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 3 पार्टी को लेते हैं। एक पार्टी है मान लो वेताल, विक्रम वेताल का नाम सुना है, ये वही वेताल है, और एक है विक्रम। वेताल के पास जो है एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, और वेताल जो है ये लैंड को किसको बेचना चाहता है, विक्रम को। ठीक है, विक्रम को डाउट है कि कहीं ये जो लैंड है ये ऑलरेडी किसी और की तो नहीं है, वेताल ने कुछ घपला करके जो है तो मेरे को लैंड नहीं बेच रहा है। तो यहाँ पे विक्रम को जो है डाउट है, तो वेताल बोलता है कि भाई सुनना, मैं तेरे को जो है लिख के दे रहा हूँ कि ये लैंड मेरी है, और अगर तेरे को कुछ भी लॉस हुआ आगे चल के, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो मैं बैठा हूँ, मैं रिकवर करके दूंगा वो लॉस। ठीक है, तो इस बेसिस में विक्रम ने क्या किया, ये जमीन खरीद ली, विक्रम ने ये जमीन खरीद ली, बाय कर ली। ठीक है, अब आ गया पिक्चर में चंदू, अब आ गया चंदू, और ये जो चंदू है ना ये बोलता है कि ये लैंड मेरी है। चंदू क्या बोलता है, ये लैंड मेरी है, और चंदू जाके विक्रम के ऊपर केस कर देता है, विक्रम को स्यू कर देता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है, विक्रम के पास क्या राइट्स है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ विक्रम। इस केस में विक्रम के पास क्या राइट्स है। मान लो कि चंदू जो है केस करता है और कोर्ट जो है चंदू के फेवर में डिसीजन देती है।
ठीक है, कोर्ट चंदू के फेवर में डिसीजन देती है और चंदू के और विक्रम को बोलती है कि चंदू को तुम कितना पे करो, 50,000 रुपीज पे करो और लैंड वापस दे दो, 50,000 पे करो और जमीन वापस दे दो। तो इस केस में ये जो 50,000 का जो नुकसान हो रहा है विक्रम को, क्यों हो रहा है, क्योंकि वेताल ने गलत किया था उसके साथ, और लेकिन वेताल ने जो है साथ में जो है उसको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था कि तेको कोई आगे लॉस होगा तो मैं बैठा हूँ। तो इस केस में ये 50,000 वो किससे लेगा, विताल से लेगा। विक्रम विताल से पैसा लेगा और चंदू को देगा। ठीक है, तो जो भी कोर्ट ऑर्डर करी वो तो इससे लेगा, प्लस मान लो, अगर मान लो, ये तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि जब चंदू ने विक्रम के ऊपर केस किया तो क्या विक्रम को भी एक एडवोकेट या वकील हायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा ना। तो क्या एडवोकेट फ्री में प्रोसीडिंग्स करेगा कि उसमें पैसा लगेगा, पैसा लगेगा ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पैसा लगता है। तो जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पैसा लगा, लीगल प्रोसीडिंग्स में पैसा लगा, वो भी किससे उठाएगा पैसा, वो भी पैसा जो है किससे लेगा, विताल से ही वसूलेगा। ठीक है, जो कोर्ट डैमेजेस देने बोली वो भी वेताल से लेगा, कोर्ट केस जो हुआ था उसको करने में जो पैसा लगा, उसको डिफेंड करने में जो पैसा लगा वो भी वेताल से लेगा। या फिर मान लो इनके बीच में आपस में सेटलमेंट हो गया, आपसी सेटलमेंट हो गया, और सेटलमेंट में ये डिसाइड हुआ कि चलो सब रफा दफा करते हैं, विक्रम तुम मेरे को जो है 2 लाख रुपए दे दो, मैं सब रफा दफा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, तो सेटलमेंट का भी पैसा वो कहाँ से लेके आएगा, विताल के पास से ही लेके आएगा। तो ये है क्या, राइट्स। अगर किसी भी इंडेमनिटी होल्डर को स्यू किया जा रहा है ना तो उसके पास ये सब राइट्स है। ठीक है, डैमेज वसूल करने का राइट है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के पैसे देने का राइट है, सेटलमेंट में जो भी पैसा लगा है वो लेने का राइट है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी होता है कंप्लीट, इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है। कैसे होती है देखे, चलो देखते हैं। तो 3 पार्टीज है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ठीक है, बी क्या है, बी इज बैंकर, बी द बैंकर। अब ए जो है ना, इसको जो है लोन लेना है क्योंकि इसको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये बी द बैंकर के पास गया और बोलता है कि मेरे को क्या करो, लोन दो। अब बी को ए के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तो बी बोलता है ए को कि मैं तो तेरे को लोन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर तू सी को लेके आ जाए पिक्चर में और सी को अपना गारंटर बना दे तो मैं तेरे को लोन देने के लिए रेडी हूँ, उस केस में मैं तेरे को लोन दे दूंगा। तो ए जाता है सी के पास और सी को बोलता है कि भाई एक काम करना, मेरा गारंटर बन जा। तो सी बोलता है ठीक है, ठीक है मैं तेरा गारंटर बन जाता हूँ। तो सी जो है ए का गारंटर बन जाता है और अब बी उसको क्या दे देता है, लोन दे देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, चलो, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो हो गया। आपको पता है कि आप क्या क्या चीजों की गारंटी दे सकते हैं, आप किसी की क्रेडिबिलिटी की भी गारंटी दे सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है, हाँ कैसे दे सकते हैं, मान लो कि एक पर्सन है जिसको कहीं जॉब करना है, लेकिन उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, बट आपके ऊपर लोगों को विश्वास है कि आप जो बोलेंगे ना वो चीज सच बोलेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि भैया आप इसको जॉब दे दो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये अच्छे से काम करेगा, कोई भी चोरी चकारी कुछ नहीं करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो आप किसी की क्रेडिबिलिटी की भी गारंटी दे सकते हो। और हमने ये वाला जो एग्जाम्पल देखा है ये तो फाइनेंशियल गारंटी हो, ठीक है, ये क्या हो गई, फाइनेंशियल गारंटी। चलो, तो ये गारंटी में कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी। एक तो होता है गारंटर जिसको हम श्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है वो पर्सन जो लोन लेता है या फिर जिसको उधारी में माल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर। और जो पर्सन लोन देता है या जो पर्सन उधारी में सामान देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब करते हैं ना तो ये तीनों पार्टीज का भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है ए और बी के बीच में,
मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोन कॉन्ट्रैक्ट, कि हम बैंक बोलते हैं कि मैं तेरे को लोन दे रहा हूँ, और ए बोलता है, ए जो प्रिंसिपल डेटर है वो बोलता है कि ठीक है मैं लोन रिपे कर दूंगा। तो ये है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और इसके बीच में होता है, श्योरिटी के बीच में। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। ठीक है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अगर मान लो, बहुत गंदा सा नहीं दिख रहा है क्या, इसको कर देते हैं, ये ऐसा होगा। ठीक है। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसके बीच में है? क्रेडिटर एंड श्योरिटी, इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर ए पे नहीं करेगा ना तो सी तेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। किस किस के बीच में? ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको कलर से कर लेते हैं। तो ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में हो रहा है कि भाई साहब, सी बोलता है मैंने तेरे बिहाफ में भले अभी पेमेंट कर दिया है लेकिन बाद में मेरे को तू वापस मेरा पैसा दे देना। ठीक है। सो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसको जो पता है क्या बोलते हैं? ट्राई पार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट। तीन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक साथ। ठीक है। और तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलो आ जाओ, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप है स्पेसिफिक गारंटी का। ठीक है। सबसे पहला टाइप है स्पेसिफिक गारंटी का। ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है। मान लो कि ए जो है बी को क्या कर रहा है? ए बी को जो है लोन दे रहा है। ए बी को लोन दे रहा है 5 लाख रुपीज। ठीक है। यहाँ पे ए को बी के ऊपर विश्वास नहीं है तो सी पिक्चर में आता है। सी बोलता है ठीक है मैं गारंटी देता हूँ। तो ये कितने बार के लिए गारंटी दे रहा है? हमेशा के लिए दे रहा है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दे रहा है? एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दे रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। ये कंटिन्यूइंग गारंटी एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होती है, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए कैसे? मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है मजनू। ठीक है। और मजनू जो है ये सामान बेचना चाहता है उदय भाई को। ठीक है। मजनू जो है उदय शेट्टी को जो है सामान बेचना चाहता है, बट उसको उदय के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन आरडीएक्स के ऊपर सबको विश्वास है। किसी ने वेलकम मूवी देखी है? हाँ। आरडीएक्स के ऊपर जो है मजनू को विश्वास है कि आरडीएक्स भाई अगर आ गए ना, ये अगर अपनी गारंटी दे दिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सामान जो है उधारी में दे दूंगा। तो यहाँ पे आरडीएक्स बोलता है कि भाई देख मैं उदय की जिम्मेदारी लेता हूँ कि उदय को तू जितना भी सामान देगा अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। तो ये 5 साल की गारंटी दे रहे हैं। अच्छा 5 साल होना जरूरी है क्या? 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी इस 1 साल में वो सबकी गारंटी देगा, सबकी गारंटी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आरडीएक्स भाई ये भी बोल सकते हैं कि देख 5 लाख तक की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर तू 5 लाख तक का माल सप्लाई करेगा इस पीरियड में, मान लो 5 साल में 5 लाख तक का माल सप्लाई कर रहा है, उसकी गारंटी मेरी, उससे ज्यादा तू सप्लाई करेगा भाई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी जो है एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं रहती, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए रहती है, लेकिन उसमें हम बता सकते हैं कि हम कितने साल तक के लिए देंगे और कितना अमाउंट मैक्सिमम हमारा गारंटीड रहेगा, उससे ज्यादा गारंटी हम नहीं देंगे, तो ये मेंशन किया जा सकता है। ठीक है। तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूइंग गारंटी। चलो तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन अ श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। ठीक है। श्योरिटी जो गारंटर है उसकी लाइबिलिटी चलते रहेगी जब तक कि वो अपनी जो गारंटी है उसको रिवोक ना कर दे। रिवोक मतलब अपनी गारंटी को वापस लेना, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा तब तक कि उसकी गारंटी जो है चलते रहेगी। ठीक है। चलो मैं आपको अभी बताई थी कि गारंटी हम किस चीज की दे सकते हैं, या तो मॉनेटरी मैटर्स की दे सकते हैं गारंटी, या फिडेलिटी ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के कैरेक्टर की भी गारंटी दी जा सकती है। ओके ओके। अब देखो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी। गारंटी में एसेंशियल फीचर्स क्या है?
तो सबसे पहला जो है ना गारंटी का फीचर क्या होता है पता है, किसी डेट को सिक्योर करना। आप क्यों दे रहे हो गारंटी किसी की, क्योंकि अगली पार्टी जो लोन दे रही है ना वो डरी हुई है, वो सिक्योर फील नहीं कर रही है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि भाई तू डर मत, अगर ये पार्टी पे नहीं की तो मैं पे करूंगा, तो किसी को सिक्योरिटी देने के लिए। तो ये है पर्पस ऑफ गारंटी। नाउ देखो एक चीज है, ठीक है, क्या गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में हो उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन बस कुछ थे जो हम देख चुके हैं, अदरवाइज हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो है आरडीएक्स भाई जो है ये गारंटर है, ठीक है, आरडीएक्स भाई क्या है, गारंटर है। मजनू जो है ही इज प्रिंसिपल डेटर, और उदय भाई जो है ही इज क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे उदय भाई को तो जो है क्या मिल रहा है, लोन दे रहे हैं, तो बदले में जो है उनको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। मजनू भाई को लोन मिल रहा है, ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। बट आरडीएक्स भाई जो है, अगर आरडीएक्स भाई को डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं भी मिले तो चलेगा। इसका क्या मतलब है, अगर अगर मजनू भाई को जो चाहिए वो मिल गया ना, तो मान लिया जाएगा कि आरडीएक्स भाई को भी कंसिडरेशन मिल गया है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन मिल रहा है तो मान लेंगे कि आरडीएक्स भाई को भी कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है, समझ में आई ये बात? तो कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन लेकिन जो श्योरिटी है उसके लिए यही इनफ कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल डेटर को जो है कंसिडरेशन मिल रही है। ओके चलो, सो ये यहाँ पे लिखा है देखो, गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, नहीं हो सकती, बट देर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा एक चीज है, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ये लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसका क्या मतलब है पता है, मान लो कि मजनू ने जो है, फिर से इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, मजनू ने जो है उदय शेट्टी से ऑलरेडी लोन ले लिया है विदाउट एनी गारंटी, ठीक है, उसको लोन मिल गया है। अब बाद में जो है यहाँ पे क्रेडिटर को डाउट हो रहा है डेटर के ऊपर कि वो पे करेगा कि नहीं, तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो है वो बोलता है कि भाई एक काम करना, यहाँ पे जो है तू मेरे को गारंटी दिलवा। तो अब अगर गारंटर आ गया पिक्चर में, तो इसके लिए जो है ये इनफ कंसिडरेशन नहीं रहेगी कि प्रिंसिपल डेटर को मिल गया है लोन, उसको अब एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग से ही आप उसको लेके आ जाते पिक्चर में, स्टार्टिंग से ही लेके आ जाते, तो यही उसके लिए कंसिडरेशन रहता कि प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल गया है, तो उसके लिए वो कंसिडरेशन रहता। लेकिन आप उसको बाद में पिक्चर में ला रहे हो ना, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने माइनर के केस में क्या पढ़ा था, क्या माइनर गारंटर बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन माइनर की गारंटी कोई दे सकता है क्या? हाँ। तो कोई पर्सन इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उस पर्सन की कोई गारंटी दे रहा है ना, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, याद आया सब? तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो, तो इवन इफ प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट है, गारंटी कैन बी वैलिड, गारंटी वैलिड हो सकती है प्रोवाइडेड श्योरिटी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, देखो तीसरा एसेंशियल फीचर है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी विच शुड बी लीगल एंड नॉट टाइम बार्ड। आप ऐसी चीज की ही गारंटी दे सकते हो जो जहाँ पे लाइबिलिटी अराइज हो रही है और वो लाइबिलिटी लीगल लाइबिलिटी है। तो आप इनलीगल चीजों की गारंटी दे रहे हो, तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इनलीगल, मान लो कि कोई इनलीगल तरीके से किसी को पैसा दे रहा है, ठीक है, और कोई तीसरा पर्सन उसकी गारंटी ले रहा है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इवन टाइम बार्ड डेट्स की गारंटी देना भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पता है, 3 साल हो गए अगर किसी डेट को, तो वो टाइम बार्ड हो जाती है। उसकी अगर गारंटी दे रहा है कोई, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। ओके चलो, अब देखते हैं, अगर कोई गारंटी है जो झूठ बोल के ली गई है, या कुछ चीज छुपा के ली गई है, या चुप रह के ली गई है, ठीक है, कोई गारंटी जो है चुप रह के ली गई है या कोई चीज को छुपा के ली गई है, तो क्या वो गारंटी वैलिड होगी? वैलिड नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है। ए जो है ये बी की शॉप में जो है क्या है, वर्कर है,
और ए बहुत बार पहले क्या कर चुका है, पैसे को चोरी कर चुका है, इम्बेजलमेंट कर चुका है ऑफ फंड्स। ठीक है, ये बी को जो है बात पता है कि ए जो है इस टाइप का कैरेक्टर है। अब यहाँ पे जो है बी जो है सी को बोलता है भाई ये काम करना, तू ए की गारंटी ले ले। सी को इस बारे में नहीं पता था कि ए का ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, और सी उसकी गारंटी ले लेता है। तो यहाँ पे ये गारंटी एक वैलिड गारंटी नहीं है। क्यों वैलिड गारंटी नहीं है? क्योंकि बी को बताना चाहिए था कि ए जो है हैबिचुअल थीफ है, हैबिचुअल चोर है। एक बी को ये बात बताना चाहिए था, वो नहीं बता रहा है ना, वो छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, चुप रह रहा है, तो ये एक वैलिड गारंटी नहीं। या कोई चीज को मिसरिप्रेजेंट करके गारंटी ली जा रही है, छुपा के गारंटी ली जा रही है, तो भी वैलिड गारंटी नहीं होगी। ओके, चलो आगे। गारंटी अच्छा, गारंटी इन राइटिंग इज नॉट नेसेसरी। क्या जरूरी है क्या राइटिंग में गारंटी हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे देखते हैं, इफ को श्योरिटीज फेल टू ज्वाइन कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। ये क्या बोल दिया? को श्योरिटी क्या होते हैं? आओ मैं बताती हूँ को श्योरिटी क्या होते हैं। मान लो कि ए और बी जो है ये दोनों मिलके जो है गारंटी दे रहे हैं। ए और बी दोनों जो है क्या है? श्योरिटी है। और ये दोनों मिलके जो है सी की गारंटी दे रहे हैं। सी है प्रिंसिपल डेटर, और इन लोग जो है गारंटी दे रहे हैं सी के फेवर में, और गारंटी किसको दे रहे हैं? डी को। तो डी क्या है? क्रेडिटर। तो जब दो लोग मिलके गारंटी देते हैं किसी चीज की, दो या दो से ज्यादा, उनको बोलते हैं को श्योरिटी। आपस में इनका क्या रिश्ता है? को श्योरिटी का रिश्ता है। तो मान लो कि बी जो है बीच में बोल देता है यार कि मैं जो है ये गारंटी में जो है अब मैं नहीं रहना चाहता, मैं जो है नहीं दूंगा भाई। जो भी अगर मान लो कोई डेट अराइज हो गई, अगर सी अगर पेमेंट नहीं करता है तो मैं पेमेंट करने वाला नहीं हूँ। तो अगर एक को श्योरिटी पीछे हट रहा है ना, तो दूसरे को भी हटने का पूरा राइट है। ठीक है, अगर एक हट रहा है तो दूसरा भी हट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ए बोल सकता है, ए क्या बोल सकता है कि मैं पिक्चर में तभी आऊंगा अगर बी भी जो है इस पिक्चर में आए। अगर बी नहीं आ रहा है ना, तो मैं मेरी भी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। ओके, अब देखो 7th क्या बोलता है। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में भी पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, ये तो ऊपर भी इंडेमनिटी में भी पढ़ के आ रहे। जैसे इंडेमनिटी में जनरल प्रिंसिपल्स भी फॉलो करना है, वैसे यहाँ पे भी फॉलो करना है। ओके, अब देखो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? सबसे पहली लाइबिलिटी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है, मान लो ये मजनू भाई और ये उदय शेट्टी का, फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी है पेमेंट करने की? मजनू भाई को पे करना चाहिए। अगर मजनू नहीं पे कर पाया तब आरडीएक्स भाई आएंगे पिक्चर में। ठीक है, मजनू नहीं पे कर पाया तब आरडीएक्स आएगा पिक्चर में। तो पहली लाइबिलिटी किसकी रहती है? मजनू भाई की। अब आ जाओ, श्योरिटीज लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है, ठीक है, श्योरिटी की लाइबिलिटी मतलब हमारे एग्जांपल में ये वाले आरडीएक्स की लाइबिलिटी और मजनू की लाइबिलिटी। आरडीएक्स क्या है? श्योरिटी। मजनू क्या है? प्रिंसिपल डेटर। ये दोनों की लाइबिलिटी साथ साथ में चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक की लाइबिलिटी खत्म हो गई, अगर एक की खत्म हो रही है तो दूसरे की भी खत्म होगी, अगर एक की चल रही है तो दूसरे की भी चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की चल रही है और दूसरे की खत्म हो गई, दोनों की साथ साथ में लाइबिलिटी चलेगी। ओके, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल फीचर्स। कितने लोग रहते हैं इसमें? 3 लोग रहते हैं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है श्योरिटी। ठीक है, अगर झूठ कपट करके गारंटी ली गई हो तो कोई वैलिडिटी नहीं है ऐसी गारंटी की। ठीक है, क्या गारंटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है इसको कंसिडरेशन मिल रहा है ना, तो ये मान लेंगे कि जो हमारा गारंटर है, जो श्योरिटी है, उसको भी कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है, चलो, क्या एक माइनर गारंटर बन सकता है? नहीं। क्या एक अनसाउंड माइंड का पर्सन गारंटर बन सकता है? नहीं। लेकिन क्या एक मेजर माइनर का गारंटर बन सकता है? हाँ बन सकता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, चलो बढ़े आगे। ओके, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी? पहला डिफरेंस तो ये है कि इंडेमनिटी में ना 2 पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। बस 2 लोग हैं, एक बोलता है मैं तेरे को नुकसान से बचाऊंगा और दूसरा पर्सन नुकसान से बचता है। गारंटी में 3 पार्टी होती है, एक होता है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी।
ओके चलो, अब देखो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है, एग्जाम्पल इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस कंपनी को जब भी मान लो आग लग जाएगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी लाइबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। जबकि श्योरिटी जो रहता है ना उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। इसका क्या मतलब है, श्योरिटी की लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर रहा है। अगर प्रिंसिपल डेटर पे कर रहा है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। ओके यहाँ पे भी लिखा है देखो, श्योरिटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, अराइजेस ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर रहा है तो श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अगर इवेंट हो गया तो फिर वैसे ही लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी इंडेमनीफायर की। ओके अब देखो, इंडेमनीफायर क्या डायरेक्टली स्यू कर सकता है क्या किसी थर्ड पार्टी को फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। जैसे मान लो कि जो इंडेमनीफाइड है, जो प्रोटेक्टेड है, उसको लॉस हो रहा है किसी थर्ड पर्सन की गलती की वजह से, तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है। जो इंडेमनीफाइड है वो थर्ड पर्सन के ऊपर केस कर सकता है। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी जो इंडेमनीफायर है, क्या वो थर्ड पर्सन के ऊपर डायरेक्ट केस कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें आएंगे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो श्योरिटी जो है कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट्स। तो यहाँ पे श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस कर सकता है। कुछ केस में श्योरिटी क्रेडिटर के ऊपर भी केस कर सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, ताकि लॉस को से जो है दूसरी पार्टी को बचाया जा सके। तो रीइम्बर्स द लॉस, जो भी लॉस हुआ है उसका पैसा वापस दे देना। लेकिन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, भाई एक पर्सन डरा हुआ है, सिक्योर फील नहीं कर रहा है, उसको सिक्योर फील करवाना है, तो वो है सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, उसके लिए होता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ इंडेमनिटी का लास्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडेमनीफायर है और इंडेमनीफाइड दोनों कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, गारंटी की, तो प्रिंसिपल डेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है तो चलेगा, लेकिन श्योरिटी का जो है कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो चलेगा, श्योरिटी मेजर होना जरूरी है, ठीक है। ये है डिफरेंस इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में। बड़े आगे चलो, बिल्कुल। अब देखते हैं नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी है, तो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। पहली तो ये साथ साथ में चलेगी, प्रिंसिपल डेटर की और श्योरिटी की लाइबिलिटी। दूसरा है सेकेंडरी है। सेकेंडरी का क्या मतलब है, अगर जो है प्रिंसिपल डेटर पे नहीं किया लोन को, या जो भी उधारी लिया है वो नहीं पे किया, तब श्योरिटी पिक्चर में आएगा, अदरवाइज वो पिक्चर में नहीं आएगा। अगर लाइबिलिटी ऑफ डेटर सीजेस, तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, मान लो कि कोविड लोन लिया था, ठीक है, कोविड लोन लिया था किसने, प्रिंसिपल डेटर ने जो है क्रेडिटर से कोविड लोन लिया था, और वो कोविड लोन जो है इसका माफ हो जाता है। तो जब कोविड लोन माफ हो गया प्रिंसिपल डेटर का, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब श्योरिटी को भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही लिखा है थर्ड पॉइंट में, अगर डेटर की लाइबिलिटी खत्म तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, क्रेडिटर में प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर अगर चाहे तो वो जब पैसा रिकवर करना चाहता है ना, तो वो डायरेक्ट श्योरिटी से रिकवर कर सकता है। उसको अगर लग रहा है कि प्रिंसिपल डेटर के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, वो पे नहीं करेगा, तो वो जाके डायरेक्ट श्योरिटी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। चलो, ये अगर बात क्लियर है तो एक चीज में हम आते हैं, ये पॉइंट एक सेपरेट दिया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो ए और बी जो है ये को श्योरिटी है, ठीक है, ये को श्योरिटी है, और ये जॉइंट गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जॉइंट गारंटी दे रहे हैं टुवर्ड्स सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जॉइंट गारंटी दे रहे हैं, मान लो दो लोग हैं जॉइंट गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं एक पर्सन राजू, ठीक है, और मान लो राजू जो है हमारे एग्जाम्पल में है क्रेडिटर। अब ये दोनों आपस में डिसाइड करके रखे हैं कि हम क्या करेंगे ना, हम जब ए बोलता है, ए बी को बोलता है कि देख भाई अपन दोनों मिलके तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आपस में भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं
कि मैं पिक्चर में तभी आऊंगा जब तू पहले से पिक्चर में आ चुका है। मतलब पहले फर्स्ट यहाँ पे भी आपस में डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट लाइबिलिटी तेरी रहेगी। जो गारंटर है वो भी आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि भाई बी तेरी पहली लाइबिलिटी है, और अगर तू नहीं दे पाया तो फिर उसके बाद मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तू नहीं दे पाया तो फिर मेरी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब राजू को पैसा लेना है तो वो पहले बी के पास जाएगा कि ए के पास जाएगा कि किसी के भी पास जा सकता है। राजू जो कि क्रेडिटर है वो किसी के भी पास जा सकता है पैसा लेने, उसको इस इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है। वो या तो बी से भी पैसा ले सकता है, वो ए से भी पैसा ले सकता है। जो आपसी में इन लोग बातचीत करके रखे हैं ना, उससे राजू द क्रेडिटर को कोई मतलब नहीं है। ये चीज याद रखना। ठीक है, भले राजू को इस कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज है, भले राजू को पता है कि ये लोग आपस में ऐसा तो कुछ ना कुछ मेल मिलाप करके रखे हैं कि पहले बी की लाइबिलिटी है फिर ए की, कोई मतलब नहीं है राजू को, राजू किसी से भी पैसा ले सकता है। ओके, तो ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। ओके, चलो अब देखते हैं, इतना सारा चीज देख लिया, अब ये तो देखें कि श्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा। व्हेन विल श्योरिटी डिस्चार्ज, कब श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म होगी। ठीक है, कब श्योरिटी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल पाएगा। तो पहला केस क्या है पता है, बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से बता रही हूँ। रिवोकेशन मतलब होता है कैंसलेशन। रिवोकेशन मतलब होता है कैंसलेशन। तो मान लो कि अगर जो है कोई पर्सन कंटिन्यूइंग गारंटी दे रहा है, मान लो आरडीएक्स भाई ने 5 साल की गारंटी दी थी। अब उसने देखा मजनू को, भाई ये मजनू तो जो है बहुत ही गंदा काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो 3 महीने बाद ही बोला भाई साहब मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूँ, तो वो अपनी गारंटी वापस ले सकता है। लेकिन मेरे को बताओ, जब वो 3 महीने के बाद, ये 3 महीने कंप्लीट हुए, अपनी गारंटी वापस ले रहा है, तो क्या वो यहाँ वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए आरडीएक्स भाई जो है अभी भी गारंटर रहेंगे कि नहीं। इतनी ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है अभी भी वो श्योरिटी रहेंगे। इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन के लिए वो रिवोकेशन कर सकते हैं, अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं। बट जो हो चुका है उसके लिए तो उनकी गारंटी वैलिड रहेगी। ठीक है, चलो अगर मान लो ये तो कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई, दूसरी है स्पेसिफिक गारंटी। क्या स्पेसिफिक गारंटी रिवोक हो सकती है? स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि मान लो हमने एक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी थी कि 5 लाख रुपए का आप इसको जो लोन दे रहे हो उसके लिए मैं लाइबल रहूंगी, लेकिन अभी तक बैंक ने जो है लोन नहीं दिया, तो आप अपनी गारंटी वापस ले सकते हो। लेकिन अगर बैंक ने लोन दे दिया है तो फिर आप अपनी गारंटी वापस नहीं ले सकते। ओके, तो जितना चीज हो चुका है ना उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उतने के लिए तो जो है गारंटर लाइबल रहेगा, फ्यूचर के लिए वो अपनी लाइबिलिटी खत्म कर सकता है। ओके, चलो आगे क्या बोलता है। पहला केस तो ये कि आप रिवोक कर दो गारंटी को। ठीक है, दूसरा जो है, अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपने आप रिवोक हो जाएगी। अगर श्योरिटी गारंटर की डेथ हो गई तो फिर हमारा जो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसकी गारंटी रिवोक हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो चुकी है, जैसे मान लो यहाँ पे श्योरिटी की डेथ हो गई, तो पहले 3 महीने तो निकल चुके हैं, तो ये 3 महीने के लिए जो है श्योरिटी का जो प्रॉपर्टी है ना वो लाइबल हो जाएगा। श्योरिटी की प्रॉपर्टी को हम लाइबल कर देंगे इन 3 महीनों वाली ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो मान लो श्योरिटी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए जी, सो ये है पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। देखो क्या लिखा है, श्योरिटीज स्टेट रिमेन्स लायबल। या फिर और कैसे रिवोकेशन हो सकता है, बाय नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना के, न्यू कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मान लो कि पहले आरडीएक्स ने जो है गारंटी दी थी 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। अब वो बोलता है कि मैं इस गारंटी को जो है चेंज कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहा हूँ। जब टर्म्स चेंज होते हैं तो क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और उससे क्या कर रहा है, 5 साल को मान लो ये 2 साल कर रहा है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। तो 3 तरीके से जो है बाय रिवोकेशन श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे, एक तो वो नोटिस देगा कि भाई आगे मेरे को लाइबल नहीं रहना है। दूसरा, अगर उसकी डेथ हो गई। तीसरा केस क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो पुराना डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो और क्या तरीका है श्योरिटी के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होने का।
दूसरा है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की हरकतें ही ऐसी है कि श्योरिटी जो है अब इस कॉन्ट्रैक्ट में रह नहीं पा रहा है। क्यों? अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कर रहा है पता है, क्रेडिटर बिना श्योरिटी से पूछे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, अगर उसने श्योरिटी अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया या एक्स्ट्रा जो है लोन दे दिया बिना पूछे, तो इसके लिए जो है श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। ओके, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उससे बिना पूछे आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया है, चेंजेस किया है तो। ओके, तो बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, श्योरिटी से नहीं पूछा आपने, या फिर आपने क्या किया, प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया। क्रेडिटर बोलता है प्रिंसिपल डेटर को, जा भाई तू पैसा मत दे। ठीक है, तो अब उस केस में जब डेटर ही रिलीज हो गया तो श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कोविड लोन में भी देखा था ना, जब डेटर रिलीज तो श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद है इफ क्रेडिटर डज कंपोजिशन, promise to give time or promise not to sue to principal debtor without prior consultation with surety। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर के साथ मेल मिलाप करके क्या कर लिया है पता है, प्रिंसिपल डेटर को बोलता है चल भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे ऊपर केस वेस नहीं करूंगा, वसूलने के लिए तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट श्योरिटी के ऊपर केस करूंगा। तो जब जब क्या होता है पता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और बोलते हैं कि हम जो है, ये क्रेडिटर बोलता है मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं केस जो है डायरेक्ट श्योरिटी के ऊपर करूंगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये श्योरिटी जो है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मान लो कि क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं करता है, वो किसी आउटसाइडर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा डिस्कशन करता है कि मैं जो हूँ केस जो है श्योरिटी के ऊपर करूंगा, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर नहीं करूंगा, तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तब नहीं होगा तो डिस्चार्ज कब होगा, जब डेटर और क्रेडिटर आपस में मिल जाएंगे। किसी थर्ड पार्टी से डिस्कशन होगा कि मैं श्योरिटी के ऊपर केस करूंगा, डेटर के ऊपर नहीं करूंगा, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़े। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जब थर्ड पर्सन के साथ वो डील कर रहा है तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर मान लो एक और केस, अगर श्योरिटी बोलता है कि मान लो 1 साल निकल गया, 1 साल निकल गया और जो क्रेडिटर है ना उसको डेटर पैसा ही नहीं दे रहा है, डेटर पैसा ही नहीं दे रहा है, 1 साल हो गया और फिर भी क्रेडिटर ने उसको केस नहीं किया, तो क्या बताओ श्योरिटी इस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, स्यू करना नहीं करना ये किसके हाथ पे है? क्रेडिटर के हाथ पे। तो अगर क्रेडिटर ये डिसाइड कर रहा है कि मैं स्यू नहीं करूंगा और अपने मन से डिसाइड कर रहा है, तो उस केस में जो है ये जो श्योरिटी है ना ये डिस्चार्ज नहीं होगा, इसकी लायबिलिटी कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पे लिखी है वो बात, क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। क्रेडिटर फोरबियर कर रहा है, अपने राइट को छोड़ रहा है, स्यू करने के राइट को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिटर की कौन सी हरकत है जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया मैम ये क्या लिखा है? तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो जब लोन दिया जाता है ना, जब लोन दिया जाता है, एग्जाम्पल 5 लाख का लोन दे रही है बैंक, अगर किसको लोन दे रही है? अजय को लोन दे रही है, और मान लो ये वर्किंग कैपिटल लोन है, तो इसमें जो स्टॉक्स रहते हैं ना वो गिरवी रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्टॉक्स गिरवी है बैंक के पास, ठीक है, तो ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि इस स्टॉक को जो है अच्छे से प्रिजर्व करके रखना। अब बैंक ने उस स्टॉक की अच्छे से देख रेख नहीं की और वो स्टॉक जो है बह के जो है चलेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो आपका श्योरिटी है, श्योरिटी की ये रेमेडी है कि नहीं? रेमेडी है कि नहीं का क्या मतलब है? क्या श्योरिटी को इस स्टॉक में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। क्यों इंटरेस्ट रहेगा? कि भाई अगर श्योरिटी जो है अगर डेटर के लिए पेमेंट कर देता है तो बाद में उसके पास भी तो कोई एक गिरवी रखी हुई चीज बची होनी चाहिए ना, एक एसेट होना चाहिए जिसके बेसिस में वो अपने लोन को जो है बाद में रिकवर कर सके। कुछ ना कुछ तो उसके पास भी होना चाहिए ना, जो उसके पास होना चाहिए, जो उसकी रेमेडी है। बैंक उस चीज का ध्यान ही नहीं रख पा रही है। तो अगर क्रेडिटर की गलती की वजह से श्योरिटी की जो रेमेडी है,
श्योरिटी को जो गिरवी रखा हुआ जो सामान सिक्योरिटी के रूप में मिल सकता था वो अगर चले जाता है तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा? हाँ मैम समझ में आ गया है। चलो तो हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा? दोस्तों भटको मत, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहला केस तो श्योरिटी का डिस्चार्ज होने का क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाए, रिवोकेशन। दूसरा क्या है? क्रेडिटर उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, क्रेडिटर मिल गया है डेटर के साथ, क्रेडिटर मिलकर डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, क्रेडिटर डेटर के साथ बोलता है कि मैं जो है तेरे को स्यू नहीं करूंगा, श्योरिटी को स्यू करूंगा, तो हमारा जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। या तो क्रेडिटर ऐसा कुछ कर रहा है जिससे श्योरिटी की जो इवेंचुअल रेमेडी है वो ही खत्म हो जाए। इवेंचुअल रेमेडी क्या हो सकती है? सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी ही खत्म हो जा रही है तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो गई है, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ली गई थी, कोई चीज को, कोई मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया था, कोई चीज के लिए झूठ बोला गया था, अगर ऐसा कुछ करके अगर आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ले रहे हो इनवैलिड तरीके से, तो वो गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगी। ओके, या फिर मान लो को श्योरिटी भी पिक्चर में था, लेकिन को श्योरिटी हाथ खड़ा कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा भैया, मैं तो जा रहा हूँ, तो जब वो जा रहे हैं ना तो आप भी पतली गली से निकल जाओ। तो अगर एक को श्योरिटी जा रहा है तो दूसरा भी निकल जाए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, चलो अब देखते हैं, डिस्चार्ज तो हो गया लेकिन श्योरिटी को भी तो कुछ राइट्स हमको देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं? वो भैया प्रिंसिपल डेटर के लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी तो कुछ राइट्स मिलने चाहिए ना। तो उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहला राइट्स तो उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स मिलेंगे, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट मिलेंगे वो देखते हैं। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी। ए हमारे एग्जाम्पल में हम रख रहे हैं प्रिंसिपल डेटर, बी जो है क्रेडिटर जो कि लोन दे रहा है या कोई सामान दे रहा है उधारी में, और सी जो है गारंटर है, तो क्या बोलते हैं? श्योरिटी। ठीक है, अब इस श्योरिटी का जो है पहले पढ़ रहे हैं ए के अगेंस्ट क्या राइट्स है, ए के अगेंस्ट क्या राइट है। तो पहला जो राइट है ना दैट इज राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, इसका क्या मतलब है पता है? अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन आई कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो पे नहीं कर रहा, तो यहाँ पे श्योरिटी पे करेगा, श्योरिटी पे करेगा ना प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में। जैसे ही श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में पे कर दिया, क्या होगा? अब बी पिक्चर से चले जाएगा क्योंकि बी को तो पेमेंट मिल चुकी है, तो बी पिक्चर से जा रहा है। तो अब दो लोग पिक्चर में बचे हैं, ए और बी, ए और सी, ए और सी। सी क्या है? श्योरिटी। तो अब जो श्योरिटी है ना वो क्रेडिटर बन जाएगा, श्योरिटी क्रेडिटर बन जाएगा। मतलब क्या है? अब जो ए को है उसको पेमेंट किसको करना पड़ेगा? श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। आप क्या करोगे? क्रेडिटर की जगह पे आ जाओगे, क्रेडिटर के जूते पहन लोगे। आप पहले क्रेडिटर को पैसा लेना था, आपने उसको पैसा दे दिया, अब आपको पैसा मिलना चाहिए तो आप क्रेडिटर के शूज पहन लोगे। ओके, दिस इज राइट्स ऑफ सब्रोगेशन एंड इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। और देखो ये तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था ना, श्योरिटी किसके बीच में? श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर श्योरिटी पे कर देगा तो फिर प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। यही है राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। ओके, चलो अब देखो क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट्स है। क्रेडिटर के अगेंस्ट जो है क्या राइट्स है श्योरिटी के? तो पहला राइट तो ये है कि अगर मान लो श्योरिटी ने पे कर दिया प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में पैसा, तो अब जो भी सिक्योरिटी थी ना, जो भी सामान गिरवी रखाया गया था, ऊपर एग्जांपल था स्टॉक, तो वो सब के ऊपर किसके राइट्स आ जाएंगे? सब के ऊपर जो है श्योरिटी के राइट्स आ जाएंगे। तो अब वो सब सामान श्योरिटी के पास रहेगा। मान लो कि ये जो लोन 5 लाख का दिया गया था, ये मान लो यहाँ पे लोन दिया गया था 5 लाख का, और उसके बदले जो है एक ज्वेलरी गिरवी रखाई गई, ठीक है, उसके बदले ज्वेलरी गिरवी रखाई गई थी। तो अगर सी ने पेमेंट कर दिया, सी मतलब श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया ना, तो ये ज्वेलरी अब किसको मिल जाएगी?
श्योरिटी को मिल जाएगी, और श्योरिटी वो ज्वेलरी तब तक के रखेगा जब तक कि ए उसको पूरा पैसा नहीं दे देता। ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट हुई तो बैंक वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई पूरी की पूरी सिक्योरिटी निकाल के मेरे को दे। और अगर मान लो बैंक वाले ने कोई सिक्योरिटी घुमा दी, तो अगर मान लो 10 लाख की सिक्योरिटी गिरवी थी और अगर 2 लाख की सिक्योरिटी बैंक की वजह से चले गई, तो श्योरिटी 2 लाख रुपए तक के अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी अगर कम हो गई बैंक की गलती की वजह से, तो उतने अमाउंट के लिए जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा राइट है राइट टू सेट ऑफ। दूसरा राइट है राइट टू सेट ऑफ। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे इस राइट को। ठीक है, ये राइट क्या बोलता है? ए बी सी। बी ने ए को उधारी में माल दिया क्रेडिट सेल की 1 लाख रुपए की। ठीक है, मतलब बी को ए से 1 लाख रुपए लेना है। पहले ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था जिसमें ए ने बी को जो है 20,000 रुपए दिया था। ठीक है, तो ए को जो है देना 1 लाख है लेकिन लेना 20,000 रुपए है। ठीक है, और सी जो है ये क्या है? ये है श्योरिटी। सी है श्योरिटी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ए अपना पेमेंट करता तो क्या वो 1 लाख का पेमेंट करता या फिर वो 80,000 का पेमेंट करता? वो 80,000 का करता ना, उसको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता। ऐसे ही तो लाइबिलिटी पे करते हैं ना, हम सेट ऑफ करते हैं कि जो लेना देना को बराबर माइनस करते हैं और फिर जो बचता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता। तो ये जो सेट ऑफ का बेनिफिट जो ए को मिल रहा है, वही सेट ऑफ का बेनिफिट सी को भी मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लो कि यहाँ पे ए हाथ खड़ा कर देता है, ए बोलता है मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो श्योरिटी आ गया पिक्चर में। अब श्योरिटी जब पे करेगा तो 1 लाख पे करेगा कि उसको भी सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा? उसको भी सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, और वो सिर्फ कितना पे करेगा? 80,000 ही पे करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट है उसको, राइट टू सेट ऑफ। तीसरा राइट क्या है? राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लाइबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब फिर से यही एग्जांपल लेते हैं, ए बी। ठीक है, ये लोन लिया गया है यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए का, और ए जो है वो क्या हो जाता है? ए द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ए अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है और कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई ए जो है कितना पे करेगा? पूरा 1 लाख पे नहीं करेगा, 25,000 पे करेगा। तो जब ए की लाइबिलिटी 25,000 हो गई है, तो सी भी अब बस 25,000 के लिए ही लाइबल रहेगा। जो प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ए को मिला है इंसॉल्वेंट होने की वजह से, उतना ही अब सी की लाइबिलिटी होगी। तो सी को कितना पे करना पड़ेगा अगर ए पे नहीं किया? तो 25,000 रुपए। ओके, चलो, सो ये दूसरी उसके पास राइट्स है अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब देखो अगेंस्ट को श्योरिटीज उसके पास क्या राइट है? को श्योरिटीज के अगेंस्ट में उसके पास क्या राइट है? तो को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट है? देखो, सबसे पहला, अनलेस अदरवाइज एग्रीड को श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। को श्योरिटीज इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर ए बी, मान लो कि यहाँ पे फिर से ले लेते हैं चंगू और मंगू। चंगू और मंगू गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, किसकी गारंटी दे रहे हैं? अमला की। अमला की गारंटी दे रहे हैं। चंगू और मंगू अमला की गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी किसको दे रहे हैं? विमला को गारंटी दे रहे हैं। तो विमला इज द क्रेडिटर, अमला इज द प्रिंसिपल डेटर। पीडी मतलब प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ पे क्या होता है पता है? अगर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम 2:1 में गारंटी देंगे, तो वैसा ही होगा। ठीक है, मान लो ये लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए का, तो 2:1 गारंटी दे रहे हैं, तो 60,000 के लिए चंगू लाइबल, 40,000 के लिए मंगू लाइबल। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? इक्वल गारंटी होगी। तब इक्वल गारंटी होगी तो चंगू और मंगू तब क्या करेंगे? इक्वल गारंटी देंगे, 1:1। ठीक है, तो अगर मान लो 1 लाख का लोन है, तो चंगू कितना बियर करेगा? 50,000, और मंगू कितना बियर करेगा? 50,000। तो अगर अमला पेमेंट नहीं करता है, तो चंगू मंगू कितना पेमेंट करेंगे? 50,000 रुपीज ईच। अमला, मान लो अमला जो है 1 लाख रुपए में से 50,000 तो पेमेंट कर दिया, उसने 50,000 पे नहीं किया है, तो पूरा 50,000 मंगू से ले या पूरा 50,000 चंगू से ले, या दोनों से इक्वल ले, दोनों से इक्वल 1:1 के रेशो में लो, दोनों 25,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि इन लोग बोलेंगे कि हम लोग इक्वल गारंटी दे रहे हैं,
मान लो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इक्वल गारंटी दे रहे हैं, लेकिन चंगू बोलता है कि मेरा मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपए ही रहेगा। इक्वल तो दूंगा लेकिन मेरा मैक्सिमम 2 लाख है। मंगू बोलता है कि मेरा मैक्सिमम जो है 3 लाख है। और पंगू बोलता है कि मेरा मैक्सिमम जो है 4 लाख है। मेरा मैक्सिमम कितना है? 4 लाख है। तो अब देखो क्या होगी सिचुएशन। ठीक है, अब एक बार सिचुएशन स्टडी करें। मान लो कि ये चंगू मंगू यहीं पे ही लेते हैं, ये तीनों जो है क्या है? को श्योरिटी है। ये तीनों है श्योरिटी और आपस में को श्योरिटी। ये तीनों जो है मिलके गारंटी ले रहे हैं अमला की। तो अमला क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और गारंटी किसके लिए दी जा रही है, मतलब किसको दी जा रही है? क्रेडिटर को दी जा रही है, और वो थी विमला। विमला इज द क्रेडिटर। ठीक है, ये लोन है, मान लो कितने का लोन ले? 9 lakhs का लोन है। ठीक है, एग्जाम्पल 9 lakhs का लोन है। तो अब मान लो कि यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रही है, तो इसमें मान लो कि फर्स्ट केस ऐसा है कि जो अमला है उसने 5 लाख का लोन पे कर दिया है। ठीक है, उसने 5 लाख का लोन पे कर दिया, बचा कितना? 4 लाख बचा। फर्स्ट एग्जाम्पल, 5 लाख पे हो चुका है, 4 लाख बचा है। तो 4 लाख जो है कौन पे करना चाहता है? गारंटर। गारंटर को पे करना पड़ेगा। तो गारंटर में कैसे कौन कितना कितना पे करेगा? तो अगर मान लो 1:1:1 का है तो सब लोग इक्वल करेंगे। कितना? डिवाइड बाय 3 कर दो। 1,33,333.33। ये सब इक्वल इतना पे करेंगे। मान लो सेकेंड एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो है अमला ने जो है 2 लाख का पेमेंट कर दिया है, बचा है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए पे होना बचा है। तो 7 लाख को भी क्या करेंगे? तीनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 लाख को तीनों में डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा? ये करीबन आएगा, ये इतना अमाउंट कुछ आएगा। ठीक है, 2,33,333। तो इतना अमाउंट आ रहा है, तीनों को इक्वली देना है। लेकिन देखो जब इक्वली देने जाएंगे ना तो चंगू तो बोलता है मैं मैक्सिमम 2 लाख ही दूंगा। तो चंगू से तो हम 2 लाख ही लेंगे, उसे 2,33,333 नहीं लेंगे, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट बता दी थी। इक्वली लायबल है लेकिन सीलिंग लिमिट के साथ में। तो यहाँ पे चंगू से सिर्फ 2 लाख ही लेंगे। और हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे, बचा कितना? 5 लाख। ये 5 लाख रुपए जो रिमेनिंग दोनों है उससे इक्वली लेंगे। इससे कितना लेंगे? इससे लेंगे 2.5 लाख और पंगू से भी लेंगे 2.5 लाख। ठीक है, तो को श्योरिटी अगर अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड इक्वली लाइबल होते हैं, को श्योरिटी अपनी एक सीलिंग लिमिट भी लगा सकते हैं। वो सीलिंग लिमिट लगा दिए तो इक्वली तो लाइबल है लेकिन उतनी सीलिंग लिमिट तक। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो उन लोग अपनी लिमिट तक ही देंगे, बाकी जो है अमाउंट दूसरे को श्योरिटी मिलके देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कंप्लीट। बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया है, हर चीज का एग्जाम्पल लेके रिवाइज किया है, बट बहुत कंसाइज टाइम में जो है रिवाइज किया है। बुक का हर टॉपिक कवर किया गया है। एक भी टॉपिक इजी हार्ड कैसा भी अनटच नहीं रहा है। हर चीज को हमने टच किया है, हर चीज को मैंने समझाया है। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जब हम यूनिट नंबर 8 रिवाइज करेंगे। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि प्लीज लेक्चर को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए जितना हो सके। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कैसा लग रहा है लेक्चर। प्लीज मेरे को मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, बाय बाय।